हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारी 11th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स। इसका आज लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमें देखने एंजाइम्स। तो एंजाइम्स बहुत ही ज़रूरी है बायोमोलिक्यूल्स के रिएक्शन के लिए, क्योंकि उन रिएक्शन के रेट को कम ज़्यादा करने का काम कौन करते हैं? एंजाइम। जैसे कैटलिस्ट होते वैसे एंजाइम्स होते। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 एंजाइम्स, चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स, 11th बायोलॉजी विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो एंजाइम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस ऑटोमेटिकली एट गिवन टाइम इन द टाइनी लिविंग सेल। टाइनी मतलब बहुत ही छोटा सा होता है। हमारी बॉडी का जो लिविंग सेल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है, और उसमें थाउजेंड ऑफ रिएक्शंस ऑटोमेटिकली होते हैं, और वो भी गिवन टाइम में, मतलब सिक्वेंशियल रिएक्शंस होते हैं। हर कोई अपना काम टाइम टू टाइम करता है। द रिएक्शन टेक प्लेस एट बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर में सारे रिएक्शंस क्या होते, कैरिड आउट होते। तो इस पर कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड हैव हैपन इफ़ देयर इज़ नो एंजाइम इन द बॉडी। अगर हमारे बॉडी में इतने सारे रिएक्शन हो रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं, टाइम टू टाइम हो रहे हैं, और बॉडी टेम्परेचर में हो रहे हैं, तो अगर हमारे बॉडी में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या ये रिएक्शन पे कोई इफ़ेक्ट होगा? तो इसका आंसर है, इफ़ द एंजाइम्स वेयर एब्सेंट इन द सेल आइदर द रिएक्शंस वुड नॉट ऑकर, और इफ़ ऑकर दे वुड ऑकर एट वेरी वेरी स्लो रेट। अगर हमारे बॉडी में एंजाइम ही नहीं रहेंगे तो ये रिएक्शन हो नहीं सकती, और हुई तो भी क्या होगी, बहुत ही स्लो रेट पे होगी। ओके, तो स्लो रेट पे होगी तो ऐसे तो क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो एंजाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू कैरी आउट दिस रिएक्शन टाइम टू टाइम और ऑटोमेटिकली एट बॉडी टेम्परेचर। तो एंजाइम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते। तो हाउ रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम। तो ईच एंजाइम कैटलाइज्ड ओनली वन रिएक्शन। हर रिएक्शन के लिए कितने एंजाइम होते हैं हमारे बॉडी में? एक ही एंजाइम। वो मल्टीटास्किंग काम नहीं करते। एक एंजाइम क्या करेगा, एक ही रिएक्शन को कैरिड आउट करेगा। ओके, तो ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है, तो आपको याद रखना है, ईच एंजाइम कैटलाइज ओनली वन रिएक्शन, और एवरी एंजाइम कैटलाइज ओनली वन रिएक्शन। तो आपको ये याद रखना है। व्हाट इज़ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट होता क्या है? The substance upon which an enzyme act is termed as substrate। तो एंजाइम क्या है, खुद से एक्ट नहीं होते, किसी सरफेस पे क्या करेंगे, वो एक्ट करेंगे, मतलब किसी सरफेस से अटैच होकर अपना काम करेंगे। तो जिस सरफेस पे वो अटैच होते हैं, जिस पे वो डिपेंड होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सबस्ट्रेट कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए, डिफाइन सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या होगा, द सब्सटेंस अपॉन विच एंजाइम एक्ट आर नोन एज सबस्ट्रेट। नेक्स्ट है, व्हाट आर एक्सो एंजाइम्स। तो एक्सो एंजाइम क्या होते? द एंजाइम विच एक्ट आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर भी जो एंजाइम काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है, एक्सो एंजाइम्स कहा जाता है। विच दे आर सिंथेसाइज्ड आर नोन एज एक्सो एंजाइम। तो जो सेल के बाहर काम करेंगे, लिविंग सेल के बाहर भी केमिकल रिएक्शंस पे ऊपर क्या करते हैं, ये मतलब रिएक्शन का रेट इंक्रीज करते हैं, तो ऐसे एंजाइम को क्या कहा जाएगा, एक्सो। एक्सो का मीनिंग ये होता है बाहर, तो सेल के बाहर। तो जो एंजाइम रिलीज करते हैं मेनी फंगाई, वो क्या होते हैं, एक्सो एंजाइम्स होते। ओके, द एंजाइम सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल, ये भी लिविंग सेल से ही बनता है। रिटेन देयर कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी इसकी थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। इवन व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल, ये सेल से ही बनता है, लेकिन कैटालाइटिक प्रॉपर्टी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। व्हाट आर एंडो एंजाइम, गिव एग्जाम्पल। तो एंडो एंजाइम होते जैसे एक्सो है वैसे एंडो भी होंगे। द एंजाइम विच एक्ट विद इन द सेल, जो एंजाइम सेल के अंदर काम करेंगे उनको एंडो एंजाइम कहोगे, जो सेल के बाहर काम करेंगे उनको एक्सो एंजाइम कहोगे। तो दीज आर द एंजाइम्स विच एक्ट विद इन अ सेल इन विच दे आर सिंथेसाइज्ड आर नोन एज एंडो एंजाइम। तो ये क्या है, सेल के अंदर काम करने वाले एंजाइम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, सेल के अंदर काम करते। तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा। तो दोनों प्रोसेस में एंजाइम क्या है, सेल के अंदर ही क्या करते, काम करते।
चलो अभी देखते हैं कि नेचर ऑफ एंजाइम होता क्या है। हु आर एंजाइम कैटेगराइज्ड, तो कैटेगराइज्ड एंजाइम को किसने किया था, तो यहाँ पे हाउ आर एंजाइम कैटेगराइज चाहिए था। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंजाइम्स आर कैटेगराइज, तो केमिकल कंपोजिशन पे एंजाइम के दो कैटेगरी होंगे। पहला होगा प्योरली प्रोटीनेसियस एंजाइम, इसका एग्जाम्पल है प्रोटीनेज दैट स्प्लिट्स द प्रोटीन, तो प्रोटीन को जो स्प्लिट करता है इनटू स्मॉल यूनिट उसे क्या कहा जाता है, प्रोटीएज कहा जाता है या प्रोटीएजेस कहा जाता है। दूसरा टाइप होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन टू विच नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अटैच, जब प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन ग्रुप को क्या कहा जाता है, यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो हम लास्ट चैप्टर में देख चुके, लास्ट लेक्चर में देख चुके प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जब नॉन प्रोटीन ग्रुप होता है, ये प्रोटीन से अटैच होगा तो दो कॉन्जुगेटेड एंजाइम बनेंगे, मतलब दो के कॉम्बिनेशन से एंजाइम बनता है, इसे क्या कहोगे, कॉन्जुगेट एंजाइम। व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, व्हाट विल हैपन इफ इट इज रिमूव, अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, अगर इसको रिमूव कर देंगे हम तो क्या होगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज द फर्मली बॉन्डेड बाउंड टू द प्रोटीन कंपाउंड, तो ये नॉन प्रोटीन कंपाउंड होता है लेकिन प्रोटीन के साथ क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है बाय केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड से क्या होता है, ये जॉइन होता है प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन, नॉन प्रोटीन को क्या कहोगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। इज नॉट रिमूव बाय हाइड्रोलिसिस, अगर इन दोनों को पानी में भी डुबा दोगे ना तो भी ये केमिकल बॉन्ड टूटता नहीं है, हाइड्रोलिसिस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर। इफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज रिमूव, अगर आप प्रोस्थेटिक ग्रुप को रिमूव कर देते हो, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम बिकम्स इनएक्टिव, ये जो प्रोटीन पार्ट होगा एंजाइम का वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों, उसकी एक्टिविटी क्यों है, बिकॉज ऑफ नॉन प्रोटीन के साथ ज्वाइनिंग है इसलिए उसकी एक्टिविटी है। दीज आर एंजाइम्स विच रिक्वायर सर्टन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक आयन फॉर देयर एक्टिविटी, तो एंजाइम के एक्टिविटी के लिए जो कॉन्जुगेट एंजाइम होते हैं उनको कुछ ऑर्गेनिक ग्रुप और इनऑर्गेनिक आयन की ज़रूरत होती है एक्टिविटी के लिए। अगर आप प्रोस्थेटिक ग्रुप को हटा देते हो तो ये हट जाएंगे और उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम होगी, मतलब वो क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे। व्हाट आर कोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स होते क्या है। द एंजाइम्स रिक्वायर्ड सर्टन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर देयर एक्टिविटी, अभी देखा हमने। ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर टाइटली अटैच टू द प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज कोएंजाइम, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होंगे, प्रोटीन पार्ट के साथ टाइटली अटैच होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, कोएंजाइम। वेयर एज इनऑर्गेनिक आयंस आर लूजली अटैच टू द प्रोटीन पार्ट, तो उनको कोफैक्टर कहा जाता है। तो कोएंजाइम और कोफैक्टर हमने देखा कि जो प्रोटीन का पार्ट होता है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयन एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब प्रोटीन से अटैच होगा वो अटैचमेंट कैसी होगी, टाइट होगी, इसे हम क्या कहेंगे, कोएंजाइम। और जो इनऑर्गेनिक आयन की ज़रूरत है एक्टिविटी के लिए वो क्या होता है, लूजली अटैच होता है विद प्रोटीन, उसे हम क्या कहेंगे, कोफैक्टर। तो इसका देखो एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है, इसे कहा जाता है निकोटिनामिड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, या फिर फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN, ये क्या है, एंजाइम एंड कोएंजाइम्स है, कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर है। कोफैक्टर देखो अभी यहाँ पे कोफैक्टर पूछा है, एंजाइम रिक्वायर्ड सर्टन इनऑर्गेनिक आयन फॉर देयर एक्टिविटी, तो आयन की ज़रूरत है एक्टिविटी के लिए। इनऑर्गेनिक आयन क्या होते हैं, लूजली अटैच होते हैं प्रोटीन पार्ट से, उनको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं इनको, या इनको एंजाइम एक्टिवेटर कहते हैं। एक्टिवेटर मतलब क्या होते हैं, कुछ एंजाइम बहुत लेजी होते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमारा काम क्या है, मतलब हमें रिएक्शन का रेट इंक्रीज करना है, ये वो भूल जाते हैं, तो उनको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, ये इनऑर्गेनिक आयन। चलो उठो काम करो ऐसा, ओके। तो जनरली मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है एज अ कोफैक्टर और को एक्टिवेटर, जो कि एक इनऑर्गेनिक क्या है, आयन से, मेटल आयन से इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में से, कैन यू टेल कोएंजाइम इज, तो कोएंजाइम किसके साथ अटैच होता है, ऑलवेज एज अ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल, और कोफैक्टर पूछते तो क्या होता, इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल होता। कंप्लीट द एनालॉगी, आयरन Fe कैटालेज मैग्नेज Mn, इसे क्या कहोगे,
पेप्टिडेज। उसके बाद है कैन यू टेल विच एंजाइम इज नीडेड टू डाइजेस्ट फूड रिजर्व्ड इन कैस्टर सीड। कैस्टर सीड्स पता है, कैस्टर ऑयल बनाने के लिए जो सीड्स यूज़ होते हैं, उस सीड्स में क्या होता है, फूड डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम क्या होता है उसमें प्रेजेंट होता है। तो वो कौन सा होता है, तो डाइजेशन के लिए तो उसका नाम उससे ही होता है। तो नॉमेनक्लेचर में हम देखेंगे कि एंजाइम के नाम उनके एक्टिविटी, उनके फंक्शन के हिसाब से भी होते। तो डाइजेस्ट करने के लिए अगर एंजाइम यूज़ करना है तो कौन सा होगा, डायस्टेज। लिस्ट द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें डिटेल में देखने हैं, तो यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी एंजाइम के। पहला होता है प्रोटीनेसियस नेचर, दूसरा होता है 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन, तीसरी प्रॉपर्टी है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन, पांचवी प्रॉपर्टी है रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन और 6 नंबर की है टेम्परेचर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एंजाइम के। चलो वन बाय वन देखते हैं। इस पे क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम, डिस्क्राइब द मॉडल फॉर द एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम एक्शन के 2 मॉडल है, वो भी पूछते हैं कभी कभी। तो चलो सबसे पहले प्रोटीनेशियस नेचर। ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के साथ ही नॉन प्रोटीन मोलिक्यूल अटैच होकर क्या बनते, एंजाइम। तो सारे प्रोटीन बेसिकली किससे बने हुए होंगे, प्रोटीन। ये एक MCQ पॉइंट है। एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ डैश डैश, आंसर क्या होगा, प्रोटीन। 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन। ऑल एंजाइम्स हैव द स्पेसिफिक 3D कन्फॉर्मेशन कह सकते हो या फिर 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन कह सकते हो। दे हैव 1 और मोर एक्टिव साइड टू विच सबस्ट्रेट, मतलब जो रिएक्टेंट क्या होंगे, कंबाइन होंगे। तो जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, तब क्या होता है, इसके पास एक से ज़्यादा क्या होते हैं, एक्टिव साइट होते हैं। एक्टिव साइट मतलब जहाँ पे सबस्ट्रेट क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, कंबाइन होगा। ओके, द पॉइंट ऑफ एक्टिव साइट वेयर द सबस्ट्रेट जॉइन विथ एंजाइम इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है, जहाँ पे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन होगी, सबस्ट्रेट जॉइन होगा, उस जगह को क्या कहा जाता है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। ऐसी साइट जो सबस्ट्रेट को क्या करेगी, एंजाइम के सरफेस पे बाइंड करेगी। तो तीसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। कैटालिस्ट जैसा क्या करेगा, बिहेव करेगा। एंजाइम्स आर लाइक कैटालिस्ट एंड इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन बट देम सेल्फ रिमेन्स अनचेंज। तो हमें पता है कैटालिस्ट का भी यही रोल है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते, रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज करते, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब क्या है, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं होते उसका। एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें क्या है, कैटालिस्ट एज इट इज़ मिलते। उनका काम क्या है, सिर्फ रिएक्शन का रेट इंक्रीज करना। वैसे एंजाइम भी कैटालिस्ट जैसे ही बिहेव करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब इंक्रीज करेंगे, लेकिन वो अनचेंज रहेंगे, मतलब इस बायोकेमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ उसका रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन एंड रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट दे रिमेन्स एक्टिव टू द कैटालाइज अगेन। वो क्या है, एक रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो क्या होते हैं, अब उसी कंडीशन में रहते और क्या होते हैं, एक्टिव रहते टू कैटालाइज अगेन। दूसरी रिएक्शन को करेंगे, तीसरी को करेंगे, चौथी को करेंगे, ऐसे कंटिन्यूस क्या होता रहता है, उनका चलता ही रहता है। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैन कैटालाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट इनटू द एंड प्रोडक्ट। मतलब कितनी भी बड़ी रिएक्शन हो, अभी बायोकेमिकल्स हमारे बॉडी के क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, तो उनके रिएक्शन भी बड़े बड़े होंगे, लेकिन एंजाइम क्या है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में क्या होता है, यूज़ होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, और बड़े बड़े रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट में उसे कन्वर्ट कर देता है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सुक्रोज कैन हाइड्रोलाइज, कितना टाइम है, देखो यहाँ पे 1 लाख टाइम्स ऑफ द सुक्रोज ऑफ कंपेयर्ड विथ इट्स ओन वेट। मतलब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए कितने बार कर सकता है, अगर सुक्रोज के वेट इतना ही एंजाइम हमने यूज़ किया तो उसे 1 लाख टाइम क्या कर सकता है, ये हाइड्रोलाइज कर सकता है, मतलब रिएक्शन उसके साथ कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन। एबिलिटी ऑफ एंजाइम टू कैटालाइज वन स्पेसिफिक रिएक्शन एंड इसेंशियली नो अदर इज परहैप्स इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी।
तो क्या होती है एबिलिटी इन एंजाइम की, वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटालाइज करते। जहाँ पे इसेंशियल होता है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे कभी भी ये कैटालाइज रिएक्शन का रेट कैटालाइज नहीं करेंगे। द एंजाइम एक्ट अपॉन द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर ही क्या करेंगे, एंजाइम एक्ट होंगे, या किसी स्पेसिफिक ग्रुप पे ही एक्ट होंगे, कहीं पे भी ये रिएक्शन नहीं दिखाते। जहाँ पे नेसेसरी बॉडी में वहीं पे रिएक्शंस दिखाएंगे, इसे कहेंगे स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन। नेक्स्ट देखो, रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन। एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। तो एंजाइम क्या है, टेम्परेचर और पीएच के क्या होते हैं, थोड़े से सेंसिटिव होते। पीएच पता है सब लोगों को, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ऐसा। ईच एंजाइम एग्जिबिट इट्स हाइएस्ट एक्टिविटी एट स्पेसिफिक पीएच कॉल्ड एज ऑप्टिमम पीएच। तो हर एंजाइम की अपनी क्या होती है, हाईएस्ट एक्टिविटी, मतलब कुछ एंजाइम क्या करेंगे, एसिडिक कंडीशन में अच्छा काम करेंगे, कुछ एंजाइम ऐसे होंगे जो बेसिक कंडीशन में काम करेंगे, कुछ एंजाइम ऐसे होंगे जो न्यूट्रल कंडीशन में काम करेंगे। तो हर एंजाइम क्या करता है, उसकी हाईएस्ट एक्टिविटी दिखाता है स्पेसिफिक पीएच में। उस पीएच को क्या कहा जाएगा, ऑप्टिमम पीएच ऑफ दैट एंजाइम। मतलब इस पीएच में ये एंजाइम क्या करता है, मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाता है। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन पीएच कॉज द डिक्लाइन इन एंजाइम एक्टिविटी। अगर कभी कभी पीएच इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, अफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एंजाइम पेप्सिन, ये क्या करता है, हमारे स्टमक में सिक्रेट होता है। शोज हाईएस्ट एक्टिविटी एट द ऑप्टिमम पीएच ऑफ 2। तो अगर हमारा फूड डाइजेस्ट करना है इसे तो ये हमारे क्या, कहाँ पे सिक्रेट होता है, पेट में सिक्रेट होता है। तो इसकी ऑप्टिमम मतलब सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी कब होगी, जब इसका पीएच 2 होता है, मतलब हाईली एसिडिक। उसके बाद देखो जो होगा ट्राइप्सिन, ये कहा है डिओडेनम होता है, ये मोस्ट एक्टिव एट द ऑप्टिमम पीएच ऑफ 9.5। तो 9.5 जब पीएच होता है हमारे बॉडी का, तब ये क्या होता है, मतलब अल्कलाइन पीएच में क्या दिखाएगा, ऑप्टिमम होता है पीएच, मतलब सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी इसकी कब होगी, 9.5 में होगी। बोथ दिस एंजाइम्स दैट इज पेप्सिन एंड द ट्रैप्सिन आर द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है। एक एसिडिक कंडीशन में क्या दिखाता है, ऑप्टिमम पीएच, और एक क्या है, बेसिक कंडीशन में, मतलब अल्कलाइन कंडीशन में दिखाता है। नेक्स्ट देखो टेम्परेचर। एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉय एट हाई टेम्परेचर। मतलब अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री सेल्सियस हो जाए, या उससे क्या हो जाए, बिलो हो जाए, या इससे कम भी हो जाए, मतलब एक्चुअल जो बॉडी टेम्परेचर है उससे कम हो जाए, दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड बट बिकम्स इनएक्टिव। तो अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है 60 to 70, तो एंजाइम क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बिलो जाता है, मतलब कम होता है, तब डिस्ट्रॉय नहीं होते एंजाइम, लेकिन इनएक्टिव हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करते। दिस इनएक्टिव साइट इज टेम्पररी। ये इनएक्टिव साइट क्या होती है, टेम्पररी होती है। एंड द एंजाइम कैन बिकम एक्टिव एट सुटेबल टेम्परेचर। जैसे ही बॉडी सुटेबल टेम्परेचर पे आ जाए, वापस क्या करने लग हो जाते, वो एक्टिव हो जाते। मोस्ट ऑफ एंजाइम वर्क एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो हमारे बॉडी के बहुत सारे एंजाइम कौन से टेम्परेचर में ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, 22 to 35 डिग्री सेल्सियस। ये भी एक MCQ पॉइंट है। द मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन डैश डैश टू 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में अच्छे से काम करते। अभी हमें मॉडल्स देखने, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मॉडल्स ऑफ द एंजाइम। तो यहाँ पे दो मॉडल है। पहला है लॉक एंड की मॉडल। तो लॉक और की सबको पता है, एक स्पेसिफिक साइज का लॉक होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक की होती है। किसी भी लॉक को कोई भी की नहीं चल सकती, ये भी हमें पता है। सेम दिखने वाली भी की नहीं चलती, क्यों, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक होल और स्पेसिफिक क्या होते हैं, स्क्रैचेस होते। तो वैसे ही लॉक और की वाला एक मॉडल होगा। द स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एंजाइम विथ सिंगल सबस्ट्रेट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग लॉक एंड की एनालॉगी। इसे मॉडल भी कह सकते हो। सबसे पहले इसे प्रपोज किया था इन 1894, बहुत पुरानी बात है, बाय इमिल फिशर। इमिल फिशर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉक की मॉडल को क्या किया था, प्रपोज किया था इन 1894। ये क्या दिखाता है, स्पेसिफिक एक्शन दिखाता है एंजाइम का
सिंगल सबस्ट्रेट पे। ओके, दिस मॉडल, इस मॉडल में देखो क्या होगा। इन दिस मॉडल द लॉक इज एंजाइम एंड की इज सबस्ट्रेट। तो एंजाइम यहाँ पे लॉक होगा और सबस्ट्रेट क्या होगा यहाँ पे, मतलब जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा यहाँ पे, की का काम करेगा। ओनली द करेक्टली साइज की मतलब सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट फिट इनटू द की होल, जो एक्टिव साइट है की होल, वहाँ पे स्पेसिफिक साइज का क्या होगा, सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट क्या हो सकता है, फिट हो सकता है ऑफ द लॉक एंजाइम। तो जो लॉक होगा एंजाइम उसके पास एक होल होगा जिसे आप क्या कहोगे, की होल कहोगे। वहाँ पे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही क्या कर सकता है, फिट हो सकता है, तो आप उसको क्या कहोगे, सबस्ट्रेट को की। तो की क्या होगी, की होल में जाएगी तो क्या होगा, लॉक ओपन होगा। वैसे ही मॉडल ही सीयर, ये जो ई शेप का दिख रहा है वो एंजाइम है और जो दूसरा दिख रहा है वो क्या है, सबस्ट्रेट है। जो ग्रू दिख रहे हैं मतलब जो होल्स दिख रहे हैं वो क्या है, एक्टिव साइट है। और यहाँ पे देखो सुक्रोज है। तो क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मतलब ये जो सबस्ट्रेट है एंजाइम में फिट हो जाएगा और जब बाहर निकलेगा तो ये जो सुक्रोज है दो अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये प्रोडक्ट बनेंगे। सुक्रोज क्या था, सबस्ट्रेट था या फिर रिएक्टेंट था, और एट द एंड एंजाइम अपने ओरिजिनल कंडीशन में ही रहता है। तो ये क्या है, कैटालिस्ट का काम करता है, इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो इसने क्या किया, इस एंजाइम ने जो सबस्ट्रेट था सुक्रोज उसे दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। या फिर यहाँ पे देखो लॉक और की मैकेनिज्म कह सकते हो। ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट आए स्पेसिफिक साइज के जो एक दूसरे से जॉइन थे। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एंजाइम की की होल में वो बैठ गए, एग्जैक्टली प्रॉपरली बैठ गए। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और फिर जब यहाँ से बाहर निकले तो दोनों सेपरेट होके निकले, दो प्रोडक्ट बन गए। तो इसे हम कहेंगे लॉक एंड की मॉडल और लॉक एंड की मैकेनिज्म। तो चलो सेकंड हमें देखना है अभी इंड्यूस फिट मॉडल। इसे फ्लेक्सिबल मॉडल भी कहा जाता है। ओके, पहला था लॉक एंड की मॉडल, दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल। तो जो कोस्टलैंड नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे प्रपोज किया था इन 1959। तो इस मॉडल में क्या था, द मॉडल स्टेट्स दैट अप्रोच ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस अ कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द एंजाइम। तो क्या होगा, यहाँ पे ये मॉडल बताता है कि जो सबस्ट्रेट जो होगा, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट भी कह सकते हो, वो क्या होगा, इंड्यूस होगा, कन्फॉर्मेशनल चेंज होंगे उसमें एंजाइम की वजह से। इट इज़ मोर एक्सेप्टेबल मॉडल टू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। तो ये मॉडल को ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया था, बहुत बाद में भी आया था। इससे अच्छे से हमें क्या है, समझ में आता है कि जो एक्शन होगी एंजाइम की वो कैसे होती है। द इंड्यूस फिट मॉडल शोज दैट enzymes are rather flexible structure in which the active site continually reshape। तो जो एक्टिव साइट होती है वो कंटिन्यूली क्या होती है, यहाँ पे रीशेप होती है, ऐसा इस मॉडल में बताया गया था। बाय द इंटरेक्शन विद द सबस्ट्रेट। क्यों, क्योंकि एक्टिव साइट पे क्या करता है, जो सबस्ट्रेट है वो क्या करता है, वो सबस्ट्रेट मतलब रिएजेंट क्या होता है, अटैच होता है। Until the time of substrate is completely bound to it। कब तक होता रहेगा ऐसा, जब तक कि वो सबस्ट्रेट completely उस सरफेस से क्या है, बाउंड नहीं होता, तब तक। It is also the point at which final form and shape of enzyme is determined। तो ये ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे फाइनल फॉर्म और रीशेप क्या होगा, जो शेप होगा एंजाइम का वो क्या है, यही से पता चलता है। तो देखो कैसे होगा ये मॉडल। तो यहाँ पे देखो ई फॉर एंजाइम, एस फॉर सबस्ट्रेट। तो पहले क्या है, एंजाइम और सबस्ट्रेट एक साथ आ रहे हैं, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्डिंग हो चुका है और बाद में क्या होगा, एंजाइम एंड पी फॉर प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट दो पार्ट में डिवाइड होकर प्रोडक्ट बन के क्या हो रहा है, यहाँ से सेपरेट हो रहा है। इसे कहेंगे हम फ्लेक्सिबल मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल। यहाँ पे देखो ये भी वही है, इंड्यूस फिट मॉडल ही कहा जाता है इस पर। तो ये एक्टिव साइट देखो, पहली वाली जो ग्रे कलर की दिख रही है और जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो क्या है, सबस्ट्रेट है। वो एंजाइम चेंज शेप स्लाइटली एट द सबस्ट्रेट बाइंड। तो सबस्ट्रेट बाइंड होते क्या है, एंजाइम थोड़ा सा शेप क्या करता है, चेंज करता है। फिर देखो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो गए, एंजाइम से सेपरेट हो गए। तो ये एक डायग्राम है या पहले डायग्राम है, दोनों में सेम ही है। अभी हमें देखना है कि ये जो एंजाइम है इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, नाम कैसे दिए जाते हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब जो इनके जो केमिकल नेम होंगे वो कैसे होंगे। ओके,
इस पे क्वेश्चन भी आता है, हाउ आर एंजाइम्स नेम्ड, तो एंजाइम के नाम आप कैसे दोगे। तो उसके लिए अलग अलग मेथड है, अलग अलग नॉमेनक्लेचर के टाइप है। तो चलो हम वन बाय वन क्या करते देखते हैं। सबसे पहला है, एंजाइम्स आर नेम्ड बाय एडिंग द सफिक्स ASE टू द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट ऑन विच दे एक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो सबस्ट्रेट होगा मतलब जो रिएजेंट होगा जिस पे एंजाइम एक्ट हो रहा है, तो उसी रिएजेंट का नाम लेना है और लास्ट में सफिक्स मतलब एंडिंग में क्या करोगे, ASE क्या करोगे, लगा दोगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीएज, प्रोटीन पे रिएक्ट होता है। सुक्रोज, न्यूक्लियस, तो ये क्या है, सुक्रोज पे ये क्या होता है, रिएक्ट होता है। न्यूक्लियस पे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। विच ब्रेक अप प्रोटीन, सुक्रोज एंड न्यूक्लिक एसिड रिस्पेक्टिवली। तो प्रोटीन को कौन ही करता, ब्रेक डाउन करता है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड करता है, प्रोटीएज एंजाइम। सुक्रोज को कौन करेगा, सुक्रोज। न्यूक्लिक एसिड को कौन करेगा, न्यूक्लियस। तो उनके ऐसे नाम दिए जाते हैं, जो भी सबस्ट्रेट होगा, जो भी रिएजेंट होगा, उसके एंड में ASE लगा देना है। दूसरा देखो, द एंजाइम्स कैन बी नेम्ड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। उनके फंक्शन के हिसाब से भी उनके नाम दिए जाते। जैसे यहाँ पे देखो, डिहाइड्रोजिनेज रिमूव द हाइड्रोजन कार्बोक्सिलाइज add CO2 and decarboxylase remove CO2 oxidize helping in oxidation। तो यहाँ पे देखो, डिहाइड्रोजनेज का मीनिंग क्या होगा, हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला। ओके, कार्बोक्सिलेज क्या होगा, किसे रिमूव करने वाला, CO को। डीकार्बोक्सिलेज क्या करेगा, CO2 को रिमूव करेगा। ऑक्सीडेज क्या करता है, हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में, मतलब ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेज कहोगे, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो डीकार्बोलेज कहोगे। यहाँ पे कार्बोक्सिलेज हो रहा है तो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो उसे क्या कहोगे, कार्बोक्सिलेज। एंड अगर यहाँ पे डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजनेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन होके रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसे क्या कहोगे, डिहाइड्रोजनेज। तो ऐसे एंजाइम के उनके फंक्शन के हिसाब से भी नाम होते। तीसरा है, सम एंजाइम्स आर नेम अकॉर्डिंग टू द सोर्स विच दे आर ऑब्टेन। कुछ क्या है, उनका जो सोर्स होता है जहाँ से ये एंजाइम मिले, उसे भी क्या किया जाता है, उसके भी नाम दिया जाता है। जैसे पैपिन, ये पपाया प्लांट से मिलता है। उसके बाद ब्रोमेलिन, ये कहाँ से मिलता है, ब्रोमेलिसी फैमिली जो होती है उससे ये मिलता है, पाइनएप्पल जैसी फैमिली जो होती है उससे ये मिलता है। तो ऐसे कुछ एंजाइम के क्या होंगे, नाम होंगे उनके सोर्स के हिसाब से, जिस प्लांट से या जिस जो भी उनका सोर्स होगा उसके हिसाब से इनके नाम दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अभी जो यहाँ पे समझ में आया है, नाम के हिसाब से क्या होगा, सॉरी उनके सोर्स के हिसाब से क्या होंगे, उनके नाम। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ एंजाइम नॉमेनक्लेचर। कुछ इंटरनेशनल कोड भी होते हैं नॉमेनक्लेचर के, उनके अकॉर्डिंग क्या है, द नेम ऑफ एंजाइम्स एंड विथ ASE एंड कंसिस्ट ऑफ डबल नेम। तो इनके डबल नाम भी हो सकते हैं और एंड क्या होना चाहिए इनका, ASE ऐसा एंड होना चाहिए। तो जहाँ पे भी आपको लास्ट में ASE दिखेगा तो आपको समझ लेना है वो क्या है, एंजाइम है। द फर्स्ट नेम इंडिकेट द नेचर। अगर डबल नाम है तो पहला वर्ड क्या इंडिकेट करेगा, नेचर इंडिकेट करेगा। सबस्ट्रेट का अपॉन विच एंजाइम एक्ट, जिस सबस्ट्रेट पे एंजाइम काम कर रहा है उसका नेचर पहला नाम क्या करता है, इंडिकेट करेगा। और जो सेकंड नेम है वो क्या इंडिकेट करेगा, रिएक्शन कैटालाइज, जिस रिएक्शन को एंजाइम कैटालाइज कर रहा है उसे क्या करेगा ये बताएगा। मतलब जो इंटरनेशनल कोड था उन्होंने क्या बताया कि एंजाइम का एंड ASE से करो और डबल नाम दो। डबल नाम में क्या होगा, पहला नाम क्या होगा, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट इंडिकेट करेगा एंजाइम जिस पे एक्ट कर रहा है, और जो दूसरा नाम क्या इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन कैटालाइज कैसे हो रही है वो इंडिकेट करेगा। देखो यहाँ पे पहला है, जैसे पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज कैटालाइजेस द रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द सबस्ट्रेट पायरुविक एसिड। तो पहला जो वर्ड है पायरुविक, वो किसको इंडिकेट करता है, पायरुविक एसिड को। एंड डीकार्बोक्सिलेज क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे CO2 क्या हो रहा है, रिमूव। डी मतलब रिमूव, कार्बोक्सिलेज मतलब CO2। तो ऐसे डबल नाम भी इनको दिए जा सकते हैं। सिमिलरली द एंजाइम ग्लूटामेट पायरोवेट ट्रांसमिनेज कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप।
तो यहाँ पे ट्रांसफिनेज मतलब क्या है, उसका जो फंक्शन है ट्रांसफ़र होने का अमाइनो एसिड का, अमाइनो ग्रुप का, वो क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट कौन सा है, ग्लूटामेट क्या कर रहा है, अनदर सबस्ट्रेट जो है पायरोवेट। तो एक सबस्ट्रेट से दूसरी सबस्ट्रेट की तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये एंजाइम उस ट्रांसफर में क्या करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से व्हाट आर एंजाइम, हाउ आर दे क्लासिफाइड, मेंशन एग्जाम्पल ऑफ ईच क्लास। तो हमें बताना है कि एंजाइम क्या है, उनका क्लासिफिकेशन कैसा है और उन हर क्लास का एक हमें एग्जाम्पल बताना है। तो एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स विच एक्ट एज कैटलिस्ट एंड एक्सेलरेट द रिएक्शन इन द बॉडी। तो ये क्या है, एंजाइम एक बायोमोलिक्यूल ही है। कैसे होंगे, मैक्रोमोलिक्यूल होंगे, मतलब बड़े साइज के होंगे। उनका काम क्या है, कैटलिस्ट की तरह काम करना, मतलब रिएक्शन का रेट इंक्रीज करना, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एंड रिएक्शन को क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, मतलब उसका रेट बढ़ा देंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, यहाँ पे 6 क्लास है एंजाइम के। पहला नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है वहाँ पे ये यूज़ होगा। दूसरा है ट्रांसफरेज, तीसरा है हाइड्रोलेज, उसके बाद है लाइसेस, उसके बाद है आइसोमरेज, और जो लास्ट वाला है उसे लिगेसेस भी कहा जाता है या फिर सिंथेटेसेस भी कहा जाता है। तो इतने सारे क्या है एंजाइम के क्लास है, 6 क्लास। वन बाय वन देखते हैं। पहला क्लास देखो, पहला क्लास है यहाँ पे जो है ऑक्सी रिडक्टेज। द एंजाइम कैटालाइज ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन बाय ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमें पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, एक जगह पे हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है और एक जगह पे ऑक्सीजन का। तो इन दोनों को भी जो कैटालाइज करता है एंजाइम, उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो जो अल्कोहल है डिहाइड्रोजनेज, ये एक एंजाइम है, ये क्या करता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज टाइप का एंजाइम है। तो देखो यहाँ पे अल्कोहल है, NAD प्लस है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कौन कर रहा है, ये एंजाइम करेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसे अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और NADH2 क्या होगा यहाँ पे फॉर्म होगा। उसके बाद दूसरा है ट्रांसफरेज। दिस एंजाइम कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ सर्टन ग्रुप बिटवीन 2 मोलिक्यूल्स। 2 मोलिक्यूल के बीच में किसी ग्रुप को क्या करेगा, पास करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, ग्लूकोकाइनेज। तो ग्लूकोज और ATP मतलब एनर्जी। यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इसे कन्वर्ट कर देगा और ATP क्या होगी, ADP में कन्वर्ट होगी। मतलब एक जगह से एनर्जी दूसरे जगह पे क्या हुई है, ट्रांसफ़र हुई है विथ हेल्प ऑफ ट्रांसफरेज एंजाइम। यहाँ पे कौन है, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है, जो ग्लूकोज को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तीसरा है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज क्या है देखो, दिस एंजाइम कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। जहाँ पे हाइड्रोलिसिस जैसे रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, उस एंजाइम को ये, उस रिएक्शन को ये क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं। दिस क्लास इंक्लूड अमाइलेज, प्रोटीएज एंड लिपेज। इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है, सुक्रेज एंजाइम नाम चाहिए यहाँ पे। सुक्रेज जो है, सुक्रोज को क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है लाइसेस। द एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन रिएक्शन। जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं उसमें ये एंजाइम क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, रिजल्टिंग इन रिमूवल ऑफ ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम द सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट में से किसी एटम को हमें हटाना है, एलिमिनेट करना है, साइड करना है, तब ऐसे टाइप के एंजाइम को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। द मोलिक्यूल लीव अ डबल बॉन्ड। तो जो सबस्ट्रेट होगा उसमें डबल बॉन्ड में ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा उसे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इट इंक्लूड्स द अर्डोलेज, डी कार्बोक्सिलेज एंड डिहाइड्रोटेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर्मेट हाइड्रेटेज। तो यहाँ पे देखो हिस्टिडीन जो है, यहाँ पे हिस्टिडाइन नाम का जो होता है डी कार्बोक्सिलेज होता है, जो हिस्टिडीन से CO2 को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। तो जो हिस्टिडीन है वो क्या होगा, हिस्टाअमाइन बन जाएगा और यहाँ पे CO2 क्या होगा, सेपरेट होगा। नेक्स्ट है आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या है देखो, दिस एंजाइम कैटालाइज स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट विद इन अ मोलिक्यूल। जो स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट होती है मोलिक्यूल के, आइसोमर पता है, आइसोमर क्या होते हैं,
जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन के स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उनको क्या कहा जाता है, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगी मोलिक्यूल की। द नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ आइसोमर। तो आइसोमर के टाइप पे क्या है, ये नॉमेनक्लेचर डिपेंड होता है। दस दिस टाइप ऑफ एंजाइम आइडेंटिफाइड एज, तो कैसे होगा ये, आइडेंटिफाइज एज रिसेमेजेस, उसके बाद होगा इपीमरेजेस, आइसोमरेजेस, म्यूटेसेस, इन सारे क्या होंगे इसके एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देखो झाइलोज आइसोमरेज, तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आइसोमरेज क्या करता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या है, सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या है, आइसोमरेज एंजाइम क्या करेगा, वर्क करेगा। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट वाला है यहाँ पे लिगेजेज, इसे क्या है, सिंथेटेज भी कहा जाता है। These enzymes which catalyze the covalent linkage, तो कोवैलेंट लिंकेज को क्या करता है, ये कैटालाइज करता है। ऑफ द मोलिक्यूल यूटिलाइज द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड लाइक एटीपी जीटीपी। तो जो एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस होने के बाद एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा ग्लूटाथियोन सिंथेटेज। तो यहाँ पे देखो पायरोवेट एक है, उसके बाद CO2 ATP पायरोवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे पायरोवेट कार्बोक्सिलेज क्या करेगा, इस पे एक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई दिस टू डेमोस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड एंजाइम। तो एक्टिविटी देखनी है हमें एंजाइम की और इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट होते हैं उनकी। तो पहला है यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन में पहला यूज़ होगा, यूज इन MnO2 एंड एंजाइम विदाउट एनी हीट ट्रीटमेंट। MnO2 और एंजाइम को क्या किया, यूज़ किया, सेलुलर एंजाइम को जो सेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हीट नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होगा, कैटालेज होगा और पेरोक्सीटेज होगा। ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करता है H2O2 को एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन में क्या होगा, इवॉल्व होगा। अभी उनको ही यूज़ किया MnO2 और एंजाइम को, आफ्टर हीटिंग उनको हीट किया। ऑक्सीजन इवॉल्व इन H2O2 सॉल्यूशन कंटेनिंग बॉइल्ड एंड कूल्ड MnO2। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है और बॉइल्ड और कूल्ड दोनों MnO2 यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं, बट ऑक्सीजन डज नॉट इवॉल्व इन द ट्यूब कंटेनिंग द एंजाइम। यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है। पहले में क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ ऑक्सीजन का। दिस कन्फर्म दैट हीट अफेक्ट द एंजाइम एंड इनएक्टिवेट इट। इसका मीनिंग क्या है, अगर ऑक्सीजन रिलीज हुआ है H2O2 में से, मतलब एंजाइम ने अपना काम कर दिया। दूसरी जगह पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ, मतलब एंजाइम ने अपना काम नहीं किया। क्यों, हीट की वजह से एंजाइम क्या हो गए, यहाँ पे इनएक्टिव हो गए। इट वेयर एज if whereas heat does not have any effect on inorganic catalyst। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट MnO2 पे तो हीट का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब एंजाइम पे हीट का क्या होता है, इफेक्ट होता है, और एंजाइम क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, या उसको डीएक्टिवेशन भी कह सकते हो। अभी हमें देखना है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ये एंजाइम के एक्शन है उसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी, एक्सप्लेन इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, राइट अ नोट ऑन मॉडल प्रपोज बाय एमिल फिशर एंड द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो मॉडल हम ऑलरेडी देख चुके। द बेसिक मैकेनिज्म बाय विच एंजाइम कैटालाइज केमिकल रिएक्शन बिगिंस विद द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट। तो ये जो मैकेनिज्म है कहाँ से स्टार्ट होता है, जब क्या करेगा एंजाइम अपने एक्टिव साइड पे सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट को क्या करेगा, बाइंड करेगा। कभी एक भी हो सकते, कभी ज़्यादा भी हो सकते। टू एक्टिव साइट ऑन द एंजाइम, एंजाइम के एक्टिव साइट पे क्या होगा, पहले अटैचमेंट होगा, बाइंडिंग होगा। द एक्टिव साइट इज द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एंजाइम। तो हर जगह पे क्या है, एक्टिव साइट हो सकती है क्या एंजाइम की, नो। तो ऐसा स्पेसिफिक रीजन होगा जो क्या होगा, एक्टिव साइट होगा, विच कंबाइंस विद द सबस्ट्रेट, जो कंबाइन होगा सबस्ट्रेट के साथ। The binding of substrate to the enzyme causes the changes in the distribution of electron। तो ये जो बाइंडिंग साइट होती है एंजाइम की, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करती है इन द केमिकल बॉन्ड। द सबस्ट्रेट एंड द अल्टीमेटली कॉज द रिएक्शन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्या है, सबस्ट्रेट क्या करता है, फॉर्मेशन, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैसे, केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। The product are released from the enzyme surface to regenerate the enzyme for another reaction cycle।
तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं रिलीज होने के बाद एंजाइम का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, फिर से रीजनरेट होता है ताकि अगले प्रोडक्ट को ये क्या कर सके, रिलीज कर सके, ताकि रिएक्शन का साइकिल चलता रहे। लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो दोनों मॉडल हम देख चुके हैं जहाँ पे क्या होता है, ये मैकेनिज्म का है, सबस्ट्रेट और कॉम्प्लेक्स का, जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फॉर्म होता है, मतलब इंटरमीडिएट क्या होता है, फॉर्म होता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है, दूसरा एंजाइम है। एंजाइम में क्या हो गया, सबस्ट्रेट जो होगा कॉम्प्लेक्स उसके अंदर बैठ गया, तो सबस्ट्रेट क्या होता है यहाँ पे, एंजाइम के अंदर चला गया। तो यहाँ पे क्या है, एक्टिव साइट है ये, चेंज द शेप टू बेटर फिट द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट कभी अपनी साइज चेंज नहीं करता, साइज कौन चेंज करेगा, एंजाइम चेंज करेगा, ताकि सबस्ट्रेट अच्छे से उसमें फिट हो सके और एक क्या है, दोनों का कॉम्प्लेक्स बन सके। तो इसे हम कहेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एक्सप्लेन द इंड्यूस फिट मॉडल फॉर द मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। तो हमें मोड ऑफ एंजाइम एक्शन के लिए क्या करना है, इंड्यूस फिट मॉडल को देखना है। द इंड्यूस, यहाँ पे इंड्यूस चाहिए था। इंड्यूस फिट मॉडल शोज दैट एंजाइम्स आर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर इन विच द एक्टिव साइट कंटिन्यूअसली रीशेप बाय इट्स इंटरेक्शन विद द सबस्ट्रेट। तो ये क्या है, ये मॉडल क्या बताता है हमें कि जो एंजाइम होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं स्ट्रक्चर उनका, और जैसे जैसे सबस्ट्रेट का साइज चेंज होगा वो अपना शेप क्या कर लेते, चेंज कर लेते। ओके, कब कब करते हैं ये, जब उनके पास सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट आता है तब वो क्या करते, उसके हिसाब से अपना शेप चेंज कर लेते। इट इज़ ऑल्सो पॉइंट एट विच द फाइनल फॉर्म एंड द शेप ऑफ एंजाइम बी डिटरमाइंड। तो ये ऐसा पॉइंट होगा जब सबस्ट्रेट क्या होगा, एंजाइम के नज़दीक आएगा और एंजाइम अपना शेप चेंज कर लेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो फाइनल फॉर्म और फाइनल शेप जो होगा एंजाइम का, उसी पॉइंट पे हम डिटरमाइन कर सकते। तो देखो यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट वो यहाँ पे क्या हो गया, फिट हो गया, और यहाँ पे क्या है, एंजाइम और प्रोडक्ट क्या है, सेपरेट हो गए। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। इसका जो सेकंड पार्ट बनाऊंगी मैं एंजाइम का, उसमें हम रिमेनिंग पार्ट्स देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।